इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही वीरान और सुनसान रेगिस्तान से, जहां नजर दौड़ाने पर दूर दूर तक न तो कोई घर दिखाई देता है और न ही इंसानों की कोई मौजूदगी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो यह इलाका इंसानी दुनिया से पूरी तरह कट चुका हो। इस पूरे बंजर इलाके में सिर्फ एक ही छोटा सा घर है और वही घर है रघु का। रघु पेशे से रेलवे का एक गेटमैन है, जिसका काम रेलवे पटरी के पास खड़े होकर आने जाने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। लेकिन इस पटरी से भी रोजाना बहुत सारी ट्रेनें नहीं गुजरती, बल्कि यहाँ से दिन भर में सिर्फ 3 ही ट्रेनें निकलती हैं। इन तीनों ट्रेनों का समय रघु को रटकर याद है, क्योंकि वह पिछले पूरे 10 सालों से यही काम करता आ रहा है। इन 10 सालों के लंबे समय में रघु ने न तो किसी इंसान को देखा है और न ही किसी से बात की है। उसकी जिंदगी पूरी तरह अकेलेपन में कट रही है। एक दिन की बात है, जब रघु हमेशा की तरह एक ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर कुछ ऐसा देखती है जिससे वह चौंक जाता है। वह देखता है कि चलती ट्रेन से एक लड़की नीचे कूद चुकी है। ट्रेन से गिरने की वजह से वह लड़की बुरी तरह जख्मी हो जाती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। रघु बिना वक्त गंवाए उस लड़की के पास पहुंचता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। रघु के लिए यह पल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा था और आज पूरे 10 साल बाद उसके सामने एक इंसान आया है। इसी अकेलेपन की वजह से रघु उस लड़की को छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की को होश आ जाता है। सामने रघु को देखकर वह लड़की पूरी तरह डर जाती है। लड़की अपना नाम चैताली बताती है। रघु उसे शांत और नरम आवाज में समझाता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। बाहर बहुत तेज धूप थी और अगर वहीं छोड़ देता तो तुम्हारी हालत और खराब हो सकती थी। इसके बाद रघु उससे पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से गिरी कैसे। चैताली बताती है कि वह अपने पति के साथ सफर कर रही थी। जब वह टॉयलेट गई तो वहाँ 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मिलकर उसे ही ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। चैताली आगे कहती है कि इस वक्त उसका पति बहुत परेशान हो रहा होगा और उसे हर जगह ढूंढ रहा होगा। शायद वो कभी भी यहाँ पहुंच जाए, लेकिन उससे पहले मुझे किसी तरह उनके पास वापस जाना होगा। तब रघु उसे समझाता है कि इस जगह से कई मील दूर तक कोई बस्ती नहीं है, न कोई सड़क है और न ही आने जाने का कोई साधन। अगर तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे तो उन्हें आखिरकार यहीं आना पड़ेगा, इसलिए अभी तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। लेकिन चैताली रघु की बात मानने को तैयार नहीं होती और अकेले ही रेगिस्तान की गर्म रेत पर चल पड़ती है। वह काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन चारों तरफ बस रेत ही रेत दिखाई देती है। न कोई घर नजर आता है और न ही कोई इंसान। तेज धूप और थकान की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वह फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि रघु चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही चैताली बेहोश होती है, रघु उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आता है और उसके पैरों की चोटों पर मरहम पट्टी करता है। रघु प्यार से उसे समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अपने पति को यहीं आने दो। लेकिन चैताली को रघु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वह किसी अनजान आदमी के साथ अकेले रात बिताने से डर रही होती है। उसे लगता है कि अगर रात में उसने कुछ गलत किया तो वह खुद को बचा भी नहीं पाएगी। चैताली किसी तरह सो जाती है, लेकिन बार बार उठकर रघु को देखती रहती है, जो फर्श पर सोया हुआ होता है। रघु को लगता है कि शायद चैताली खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए वह खुद ही घर से बाहर चला जाता है। जब चैताली देखती है कि रघु बाहर चला गया है, तब जाकर उसे चैन की नींद आती है। अगली सुबह जैसे ही दिन निकलता है, रघु अपनी रोज की दिनचर्या में लग जाता है। वह सुबह 4:30 बजे उठता है, बहुत दूर से पानी लाता है और सुबह की पहली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाता है। पिछले 10 सालों से वह यही सख्त रूटीन निभा रहा है और उसने कभी किसी ट्रेन का समय नहीं चूका। रघु चैताली को बताता है कि इन 10 सालों में उसने किसी इंसान से एक शब्द तक नहीं बोला था, इसलिए अब किसी से बात करना उसे बहुत अच्छा लग रहा है। अब चैताली भी धीरे धीरे रघु पर भरोसा करने लगती है, क्योंकि रात में उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। चैताली देखती है कि रघु थोड़ा परेशान लग रहा है। तब रघु उससे कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वह बताता है कि हर रोज ट्रेन आने के समय यहाँ का टेलीफोन बजता है, लेकिन ये फोन सिर्फ आने वाली कॉल के लिए है। इससे बाहर किसी को कॉल नहीं किया जा सकता, सिर्फ कॉल रिसीव की जा सकती है। अगली बार जब फोन बजेगा तो मैं तुम्हारी बात उनसे करवा दूंगा, ताकि तुम्हारे पति तुम्हें आसानी से ढूंढ सकें। थोड़ी ही देर में फोन सच में बज उठता है। रघु जैसे ही चैताली के बारे में बताने वाला होता है, तभी चैताली अचानक फोन काट देती है। इसके बाद चैताली सच बताती है कि उसे ट्रेन से किसी ने धक्का नहीं दिया था, बल्कि वह खुद ही ट्रेन से कूद गई थी, क्योंकि वह अपने पति से भाग रही थी। वह बताती है कि वह खुद एक मनोचिकित्सक है और उसने अपने पति का ही इलाज किया था। इसके बाद चैताली अपना फ्लैशबैक सुनाना शुरू करती है। वह बताती है कि कुछ साल पहले सिंचू नाम का एक मरीज उसके पास आया था। वह गहरे डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। ये सदमा सिंचू बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए चैताली ने उसका इलाज शुरू किया। लेकिन यह केस आसान नहीं था, क्योंकि यह चैताली का पहला बड़ा केस था। उसने सिंचू को बहुत ज्यादा समय और ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिंचू ठीक होने लगा और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। चैताली ने उसे इतना वक्त दिया और सिंचू भी अब ठीक हो चुका था, इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। चैताली के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि सिंचू पहले मानसिक रोगी रह चुका था और उन्हें डर था कि वह फिर से बीमार पड़ सकता है। लेकिन चैताली ने किसी की नहीं सुनी और सिंचू से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही सिंचू का असली चेहरा सामने आने लगा। वह चैताली के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे वह फिर से पागल हो गया हो। वह उसे बुरी तरह मारता पीटता था। नशा और ड्रग्स उसकी रोज की आदत बन चुकी थी और उसके बाद चैताली को मारना भी। चैताली पूरी तरह टूट चुकी थी। सिंचू ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। चैताली अब रघु पर पूरी तरह भरोसा करने लगती है और नहाने चली जाती है। रघु बहुत दूर से पानी लाया था। जब चैताली नहा रही होती है तो रघु छुपकर उसे देखने लगता है। नहाने के बाद जब चैताली अंदर आती है तो रघु उसे अपने कपड़े देता है और पूछता है कि तुम्हारी पीठ पर जो पुराना चोट का निशान है वह कैसे लगा।
चैताली तुरंत समझ जाती है कि रघु उसे नहाते हुए देख रहा था। वह बताती है कि यह निशान भी उसके पति ने ही दिया था। इसके बाद वह अपना फ्लैशबैक आगे बढ़ाती है। वह कहती है कि उसने बहुत समय तक सिंचू का अत्याचार सहा। एक दिन उसे सिंचू की डायरी मिल गई जिसमें उसने सब कुछ लिख रखा था। डायरी पढ़कर चैताली को पता चलता है कि सिंचू की पहली पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि सिंचू ने ही उसे मार डाला था। इतना ही नहीं, उसने एक अस्पताल की नर्स को भी मार दिया था। यह सब उसने अपनी डायरी में कबूल किया था। तभी अचानक सिंचू वहाँ आ जाता है और चैताली को डायरी पढ़ते हुए देख लेता है। वह उसे बहुत मारता है और पुलिस से बचने के लिए जबरदस्ती उसे अपने साथ ट्रेन में कहीं दूर ले जा रहा होता है। उसी दौरान चैताली मौका देखकर ट्रेन से कूद जाती है। अब कहानी फिर वर्तमान में आती है। चैताली अपनी पूरी कहानी सुना चुकी होती है। ये सब सुनकर रघु कहता है कि तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी है। मेरे पास भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं। हम दोनों यहाँ आराम से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन चैताली समझ नहीं पाती कि रघु कहना क्या चाहता है। तभी ट्रेन का समय हो जाता है और रघु झंडी दिखाने चला जाता है। इस दौरान चैताली घर संभालने लगती है। वह रघु के लिए खाना बनाती है और कमरे की सफाई भी करती है। सफाई करते समय उसके हाथ कुछ ऐसा लग जाता है कि वह सन्न रह जाती है। उसे पुराने अखबारों की कटिंग्स मिलती हैं जिनमें लिखा होता है कि एक आदमी ने 4 लोगों की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। चैताली को यह भी पता चलता है कि रघु ने असली रघु की पहचान चुरा रखी है, जो पहले इसी लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन था। ये सब जानकर चैताली चाकू लेकर रघु की तरफ बढ़ती है, लेकिन रघु शांत आवाज में कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता देता हूँ। इसके बाद रघु का फ्लैशबैक शुरू होता है। वह बताता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की पसंद की थी। पहली ही मुलाकात में उसने उस लड़की को अपनी सच्चाई बता दी। जिस लड़की से उसकी शादी हो रही थी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और वह शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी ने अपने एक कजिन को घर बुला लिया। उसके पास खेत थे और काम में मदद चाहिए थी। कुछ समय बाद रघु एक बच्चे का पिता बन गया और फिर कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हो गए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि अब और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए तुम नसबंदी करवा लो। रघु डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नसबंदी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम तो शुरू से ही बाप बनने के काबिल नहीं हो। यह सुनकर रघु को गहरा सदमा लगा। जब वह घर लौटा तो उससे भी बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी और उसका कजिन एक साथ थे। तब उसे सब कुछ समझ आ गया। उसकी पत्नी का अफेयर था और दोनों बच्चे उसी कजिन के थे, यानी उसकी अपनी कोई फैमिली थी ही नहीं। इस धोखे और दर्द से रघु पागल हो गया और उसने उन 4 को मार डाला, अपनी पत्नी, उसके कजिन और दोनों बच्चों को। अब कहानी फिर वर्तमान में आती है। रघु कहता है कि शायद मेरी जगह कोई और भी होता तो वही करता। अब चैताली भी उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। रघु आगे बताता है कि उन 4 को मारने के बाद वह पुलिस से बचने के लिए यहाँ भाग आया। यहाँ उसकी मुलाकात असली रघु नाम के गेटमैन से हुई। वह उसके साथ काम करने लगा और खेतों में मदद करने लगा ताकि लोगों में घुल मिल सके। लेकिन एक दिन असली रघु की अचानक मौत हो गई और तब से वह खुद गेटमैन बनकर यहीं रहने लगा। देखते देखते 10 साल गुजर गए। ये सब सुनकर चैताली को रघु पर दया आने लगती है। उसे लगता है कि इस आदमी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसलिए वह कुछ दिन यहीं रुकने का फैसला करती है और रघु के काम में हाथ बंटाने लगती है। पानी लाने के लिए दोनों को बहुत दूर जाना पड़ता है, फिर भी चैताली साथ जाती है। एक दिन जब चैताली बहुत दूर पानी लेने गई होती है और रघु रेलवे क्रॉसिंग पर होता है, तभी सिंचू अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। वह रघु से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ कोई औरत देखी है? रघु साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने यहाँ कोई औरत नहीं देखी। सिंचू बताता है कि उसकी पत्नी का इलाज चल रहा है। वह पूरी तरह पागल है। उसका नाम शिखा है और वह झूठी कहानियां बनाती है, खुद को डॉक्टर बताती है। अगर वह किसी के साथ है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वह कहता है कि मैं डॉक्टर सिंचू हूँ और अपनी पत्नी शिखा का इलाज कर रहा हूँ। यह सब सुनकर रघु उलझन में पड़ जाता है कि किस पर भरोसा करे। वह तुरंत उस जगह दौड़ता है जहाँ चैताली पानी लेने गई होती है और उससे पूछता है कि यह शिखा कौन है। चैताली समझ जाती है कि सिंचू आ चुका है। वह रघु को समझाने की कोशिश करती है कि शिखा उसकी पहली पत्नी का नाम था जिसे सिंचू ने मार डाला था। वह इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाता है। अगर मैं उसके साथ गई तो वह मुझे भी मार डालेगा। रघु को चैताली पर पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन वह इतना समझ चुका होता है कि कुछ तो गलत है। चैताली कहती है कि चलो पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन रघु तुरंत मना कर देता है क्योंकि वह खुद एक फरार अपराधी है, पुलिस नहीं आ सकती। दोनों वापस लौटते हैं जहाँ सिंचू चैताली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। जाते जाते चैताली रघु से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये सुनकर रघु सिंचू से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को वैसे भी मार दोगे, उससे अच्छा है कि उसे मुझे दे दो ताकि हम दोनों यहाँ शांति से रह सकें। इसी बीच चैताली अचानक सिंचू पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। फिर वह रघु से कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। ये सुनकर रघु सिंचू को पूरी तरह मार देता है। जब रघु सिंचू को दफनाने जाता है तो उसकी जेब से एक अस्पताल की पर्ची निकलती है। उस पर लिखा होता है डॉक्टर सिंचू और उनकी मरीज शिखा। यानी असल में पागल कोई और नहीं बल्कि चैताली ही थी जिसका असली नाम शिखा था और उसका इलाज डॉक्टर सिंचू कर रहे थे। तभी अचानक चैताली रघु पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन रघु को मारना आसान नहीं होता। आखिरकार रघु ही चैताली को मार देता है और यही सबसे बड़ा खुलासा होता कि रघु और चैताली दोनों ही साइको थे। हमें पता चलता है कि जिस लड़की से रघु प्यार करता था और जिसने उसे धोखा देकर अमीर आदमी से शादी की थी, रघु ने उसे, उसके पति को और उनके बच्चों को भी मार डाला था। यहाँ तक कि इस लेवल क्रॉसिंग के असली गेटमैन रघु को भी उसी ने मारा था। अब आप क्या सोचते हैं, इन तीनों में से असली साइको कौन था, रघु, चैताली या फिर सिंचू? यह फैसला अब आप पर है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको असली मनोरोगी कौन लगा। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, यह भी कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके सभी प्यारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।